अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड से ज़्यादा इसको शेयर करें और ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा जी, आज हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के टॉपिक कोर्स की बात कर रहे हैं और जो आप लोगों से आज मैं टॉपिक शेयर करूंगी उसको भी देख लेते हैं। मैं आप पहले स्लाइड आप लोगों से बड़ी शेयर कर लूँ। ठीक है जी, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का कोर्स है और आज हम लोग लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को देख लेते हैं और इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। मशीन लर्निंग में लर्निंग, बेसिकली लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप नॉलेज गेन करते हैं, कोई भी आप बिहेवियर को समझते हैं, कोई भी आपके पास स्किल वैल्यू को आप लोग गेट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको मॉडिफाइड करते हैं। अगर आप किसी डोमेन के बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ काइंडली आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख दिया करें, मैं उसका लाजमी रिप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बेसिकली जो नेट से गूगल से आप लोगों को लर्निंग का प्रोसीजर की डेफिनेशन मिलेगी वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं लर्न करते चीज़ों से, ह्यूमंस नहीं देखते कि ये चीज़ ऐसे होनी, एनिमल्स भी लर्न करते हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर हम अमूमन तौर पर घरों में डॉग वगैरह, अक्सर लोगों को शौक़ होता है डॉग अपने घरों में हो या कैट वगैरह, तो आप लोगों ने ना उनको कोई टेक्निक सिखाई होती हैं, बॉल फेंक देते हैं तो वो पकड़ के लेके आती है, उसे हम कहते हैं बैठ जाओ तो वो जनाब जी बैठ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही नहीं एक दूसरे के बिहेवियर को समझते या उनसे चीज़ें गेट करने की कोशिश करते, जो एनिमल्स होते हैं ना वो भी जेस्चर्स को गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, इंसानों की मूवमेंट को देखते हैं। इवन कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि नॉलेज गेन करते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो ये थी, हमने लर्निंग की डेफिनेशन कर ली। आगे चलते हैं जी। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग नॉलेज हासिल करते हैं किससे? डाटा से। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक रिसर्च की फील्ड है और मशीन लर्निंग के अंदर 3-4 फील्ड जो है ना वो मर्ज होकर आई हुई हैं, जिसके अंदर स्टैटिक के कुछ एल्गोरिदम्स को यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर साइंस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। बेसिकली ये तीनों चीज़ें मिलकर मशीन लर्निंग की एक फील्ड बनाती हैं। अगर आपको बहुत अच्छी स्टैट आती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और कंप्यूटर साइंस आप लोगों के नॉलेज से दूर है तो इसका मतलब है फिर मशीन लर्निंग भी आपसे दूर है। मशीन लर्निंग के लिए आप लोगों को इन तीनों चीज़ों का आना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों ही चीज़ें गेट करें। अगर आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ अगर 3 बंदे हैं, तीनों में से हर एक को अपनी स्किल्स पे ग्रिप है तो वेल एंड गुड, आप लोग मशीन लर्निंगर है। अच्छा जी, बेसिकली हम लोग मशीन लर्निंग को स्टैटिकल लर्निंग भी कहते हैं। स्टैटिकली लर्निंग इसलिए कहा जाता है मशीन लर्निंग को क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर अमूमन तौर पर स्टैट के ज़्यादातर जो है ना एल्गोरिदम्स और स्टैट के जितने भी फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, इनको ज़्यादा प्रेफर दिए। अच्छा, स्टैट ही क्यों, मैथ भी इंक्लूड है इसके अंदर, लेकिन स्टैट इसलिए कि प्रोबेबिलिटी वाले जो चांसेस वाला एक टाइप का हम कह सकते हैं कि डाटा के ऊपर अप्लाई करना, स्टैटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटीज़ निकालना, वो ज़्यादातर अमूमन मशीन लर्निंग में स्टैट ही यूज़ करते हैं। क्योंकि स्टैट में हमेशा हम बात ये करते हैं कि ये % चांसेस है ये होने के, मशीन के सॉल्व करने के किसी भी क्वेश्चन को इतने % चांसेस है, मतलब चांस रखना और फिर उस चांस के ऊपर वर्क करना, ये स्टैटिकल में ज़्यादातर इसके जो एल्गोरिदम्स हैं, फार्मूलाज हैं और बहुत सारी मैथ है, वो सारे के सारे हम लोग मशीन लर्निंग में अप्लाई कर इसको बहुत अच्छी फील्ड तक लेके जा सकते हैं। अगर आप लोग थीसिस वगैरह करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, स्टैट के अच्छे खासे एल्गोरिदम आपको ग्रिप है
तो मैं आप मशीन लर्निंग में थीसिस करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मशीन लर्निंग में बेसिकली बेइंतहाशा एप्लीकेशंस हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मशीन लर्निंग का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर हर एक इन्वॉल्वमेंट, इवन के जो नेट के ऊपर डाटा की जो 1 सेकंड के अंदर लाखों की तादाद में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी कंट्रोल कर रही है। अच्छा जी, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग जैसे कि कोई भी मूवी देखते हैं ऑनलाइन या वैसे भी सिनेमा में, तो आप कोई ना कोई कमेंट पास करते हैं उसके बारे में। उन कमेंट्स की बेस पर हम कहते हैं कि ये मूवी हिट हुई है या फिर फ्लॉप हो गई है। तो ये फ्लॉप और हिट का जो प्रोसेस है ना, ये हमें कहाँ से मिलता है? हम लोग उन कमेंट्स को मशीन को देते हैं और मशीन क्या करती है, उस मूवी के रिव्यूज़ को जानकर उसके बारे में बताती है कि ये मूवी बेसिकली हिट हुई है, और ये भी बताती है कि ये मूवी का जो पीक टाइम था वॉचिंग का वो कौन सा है। कि कुछ आपने मूवीज़, अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ का पीक टाइम होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लेटर से इंटरवल के टाइम ये पीक पे गई है, उसके बाद ये लो चली गई है। इसका मतलब है इंटरवल के बाद के जो मूवी बनी है ना, वो उसमें कोई गड़बड़। अब ये रिव्यू हमें कैसे मिलता है? ये हमें मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं, जिसके अंदर हम लोग इन रिव्यू को बेचते हैं, वॉच टाइम इनका कैलकुलेट करते हैं और हम बताते हैं कि ये इसका पीक टाइम था। इसके अलावा व्हाट फूड टू बी ऑर्डर एंड विच प्रोडक्ट टू बी बाय। इसका मतलब है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मूवीज़ के बारे में ही नॉलेज नहीं रख सकते। आप अगर फूड की एप्लीकेशंस के ऊपर और प्रोडक्ट की सेल पे और इनके ऑर्डर्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग की बेइंतहाशा एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद है जो आप लोग अपनी ऑनलाइन रेडियो की पर्सनलाइज्ड फॉर्म होती है, मतलब ऑनलाइन एक बंदा रेडियो पे कहाँ बैठा हुआ है और आप उसे घर बैठे सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उसका इंटरव्यू देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन इनके पीछे यूज़ हुई होती है। अच्छा जी, इसके अलावा आजकल तो आपने देखा होगा फेसबुक पे ऊपर भी ना आपके अगर फ्रेंड ने कोई पुराने ज़माने की पिक्चर अपलोड की हुई है तो आपको बता देता है ये बंदा ना फलाने बंदे से मैच हो रहा है, उसका नेम आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी फ़ोटोज़ को भी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जो सोशल मीडिया की आजकल फेमस आप कह सकते हैं साइट्स हैं, फेसबुक होगी, इंस्टा हो गया, इसके बाद व्हाट्सअप हो गया, तो इसके ऊपर भी जो है ना आपकी फ़ोटो रिकॉग्नाइज की प्रोसेस जो है ना पीछे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स ही डील कर रहे होते हैं। रिसेंटली कल मैं पढ़ रही थी कि पता चला है कि जी आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाया करेगा कि किसी बंदे ने आपके चैट का स्क्रीनशॉट लिया है या आपके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लिया है, तो वो आपको पता चल जाया करेगा व्हाट्सएप पे। वेलेंट को बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, वो इसलिए कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके पीछे जो कि काम कर रहे हैं, और इस तरह की वर्किंग होनी चाहिए। और बहुत सी मॉडर्न वेबसाइट्स भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कोर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को यूज़ करती हैं, इनके डिवाइसेस को यूज़ करती हैं कि इनको कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे कि रोबोटिक्स की जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स हैं और जहाँ पे रोबोटिक्स के डिवाइसेस यूज़ होते हैं वहाँ पे मशीन लर्निंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जी, अब हमने देख लिया मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस। वाई मशीन लर्निंग ही हम लोग क्यों इतना तारीफ़ें कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अर्लियर डे में बेसिकली मशीन लर्निंग क्या करती थी, या अर्लियर डे में मशीन लर्निंग के अलावा जो एल्गोरिदम्स थे वो क्या करते थे, वो बस ये करते थे, एक आपने उनको स्टेटमेंट पास करवाते थे और बता देते थे कि ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है। या इफ एल्स में स्टेटमेंट अमूमन तौर पर C++ में आपने पढ़ा होगा वो चलती थी।
C++ में ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपको पता है किस तरह वर्क करती है कि ये मेरे पास से डॉक्यूमेंट लो या ये मेरे पास से टेक्स्ट लो, मुझे बता दो ये इससे बिलोंग करता है या फिर नहीं करता, और अगर नहीं करता तो किसी और से जाके चेक कर लो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस तरह काम करती है। सैम फिल्टर आपकी बेस्ट एग्जांपल है जीमेल पे अगर आपको कोई सैम की ईमेल आती है तो आप उसको फ़िल्टर कर देते हैं। सैम फिल्टर तो आजकल बहुत इजी टास्क बन चुका हुआ है कि अगर आपको कोई कंप्यूटर ईमेल समटाइम्स जनरेट करके बार बार तंग कर रहा होता है जीमेल के ऊपर, तो वो आप फ़िल्टर लगा देते हैं, हम कहते हैं ये सैम की हैं, तो वो दूसरे फोल्डर में चली जाती हैं। अर्लियर डे में तो बस यही काम होता था, लेकिन उसके बाद स्मॉल स्केल के ऊपर इसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हुई। अंडरस्टैंडिंग कैसे इंक्रीज़ हुई? जब ह्यूमंस ने इनको सीरियस लेकर ना मशीन लर्निंग के इसके इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। ह्यूमन ने अंडरस्टैंड किया कि मशीनों की तरह की काम कर रही है, इसके अंदर ह्यूमन भी इन्वॉल्व होने चाहिए, ह्यूमंस की भी सोच इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो फिर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई कि जिस तरह इंसान चीज़ों को समझते हैं, मशीन को भी इसी तरह चीज़ों को समझना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अमूमन तौर पर डोमेन स्पेसिफिक मशीन लर्निंग की ज़्यादातर एल्गोरिदम्स बनते हैं थे अर्लियर स्टेजेस पे, अभी नहीं, अर्लियर स्टेजेस पे। तो डोमेन स्पेसिफिक एक अगर आप टास्क बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा भी हो सकता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एक मशीन जो है वो मैकडोनल्ड के लिए बनाई गई हो और हम उसको जाके KFC में भी रख दें तो फिर वो काम तो नहीं सही करेगी। नो डाउट इसके कुछ फंक्शनैलिटीज़ तो ठीक होंगी, लेकिन हर चीज़ तो फिर नहीं ना ठीक हो सकती। तो वो अर्लियर जो स्टेजेस में डिसएडवांटेजेस थे ना, ये ही थे कि डोमेन स्पेसिफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। फिर डिज़ाइन को समझना, उसके रूल्स को समझना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, वो एक अलग से टास्क था। और सबसे मुश्किल जो काम था, थिंकिंग इन्वॉल्व करना। इंसान ह्यूमन सोच को कंप्यूटर में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ये भी फिर एक बिग टास्क था कि एप्लीकेशंस के अंदर ह्यूमन्स को किस तरह इन्वॉल्व कर उनके दिमाग को फिर कंप्यूटर के अंदर डाला जाए। ये थे हमने कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़े। डोमेन स्पेसिफिक थी, एक रूल बेस्ड को समझना बहुत मुश्किल था, और एक थिंकिंग इन्वॉल्व करना एप्लीकेशन में काफ़ी टफ हो चुका हुआ था। प्रॉब्लम क्या आती है मशीन लर्निंग को सॉल्व करते हुए कि ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग किस तरह करेगी, कि ML बेसिकली सॉल्व किसी प्रॉब्लम को किस तरह करता है। ML ये करता है काम कि ह्यूमन अगर किसी टाइम पे सॉफ्टवेयर के सामने या आपके एप्लीकेशन के सामने ना भी बैठा होना, तो वो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हो। ये ना हो कि हमारी मशीनें इंतज़ार करें, ह्यूमन चाय पी कर आए, खाना खा कर आए तो उसके बाद आकर जी मुझे देखे, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मशीनों को ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग बनाना पड़ेगा। तो वो फिर ML ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि अगर आप कहीं चले भी जाते हैं तो आपकी एल्गोरिदम्स, आपकी मशीन्स डिसीजन मेकिंग के काबिल हो सके कि इसकी डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई भी टास्क होता है, आपने वो परफॉर्म करना होता है, फंक्शंस होते हैं, इनपुट होती है, और आपको आउटपुट भी पता होती है कि इन फंक्शंस को ये जोड़ के हमने आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करनी है। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि अगर आपके पास सैम्प फिल्टरिंग की ही एग्जांपल ले लें कि जीमेल के ऊपर सैम्प फिल्टरिंग वाला एल्गोरिदम अप्लाई किया। इसका काम क्या है? इसने ये करना है काम कि ऐसी जीमेल जो कि सिस्टम प्रोड्यूस कर हमारे जीमेल पे भेज रहा होता है, इसको रिमूव करवा कर अपने इनबॉक्स से ड्राफ्ट में या फिर डिलीट में भेजना होता है। तो हमें पता चल गया डाटा किस तरह का आएगा। डाटा बेसिकली हमारे पास एक जीमेल की फॉर्म में
टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आएगा, ये भी हमें पता चल गया। इनपुट हो गई। आउटपुट हमने क्या बनानी है कि इस इनपुट की बेस पर हमने ये डिसाइड करना है कि इसको इनबुक्स में रखना है या फिर हमने इसको डिलीट वाले सेक्शन में भेजना है या फिर ड्राफ्ट वाले सेक्शन में भेजना है। ये हमारी आउटपुट होगी। इसका मतलब ये सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा जो आउटपुट होती है वो क्लियरली डिफाइन होती है कि हमने ये करना है काम, और इस मोरल पे पहुंचेंगे। कुछ ना कुछ इनपुट्स होती हैं, उनकी बेस के ऊपर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसको इधर डालना है या फिर इधर डालना। हमें कोई नए इलम होने के चांसेस नहीं होते कि कोई नया डब्बा बन के उनके विच सैंप जानी शुरू हो जाए, नहीं। सैंप फिल्टरिंग की एग्जांपल दी हुई है जो कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन की है। और ये डाटा बेसिकली जो भी डाटा होता है ना, सुपरवाइज्ड लर्निंग का हो, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का हो, या किसी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को अप्लाई करने के लिए डाटा कलेक्ट करना इटसेल्फ एक टफ टास्क होता है। और फिर इसको अंडरस्टैंड करना, फिर इसको इजी से एवेल्युएट करना, ये चीज़ें सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी आती हैं कि डाटा को टफ फॉर्म में है उसको ईजीएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग के काबिल किस तरह बनाना है, और फिर उससे काम कैसे निकलवाना है। एग्जाम्पल सुपरवाइज्ड लर्निंग के देख लेते हैं कि जिप कोड फ्रॉम द हैंड राइटिंग डिजिटल। आपने देखा होगा कि आजकल जो आइडेंटिफिकेशन होती है बार कोड के अकॉर्डिंग, डिजिटल हैंड की जिप कोड करके आइडेंटिफिकेशन होती है, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अकॉर्डिंग हो रही होती है। बार कोड हमारे अक्सर व्हाट्सएप पे भी आ रहा होता है कि बार कोड को स्कैन करें, तो वो सुपरवाइज्ड एक लर्निंग की फील्ड है। डिटर्मिनिंग वेदर अ ट्यूमर इज़ बिगन बेस ऑन मेडिकल इमेजेस। अच्छा जी, ये क्या काम करता है कि आपने ट्यूमर को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इसकी कौन सी स्टेज है, किस स्टेज से आप किस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सुपरवाइज्ड में लर्निंग में आपके पास ट्यूमर के पास्ट के कुछ इमेजेस होंगे, आप उनकी बेस पे जज कर लेते हैं कि ठीक है ट्यूमर अभी कहाँ तक फैला है, स्टार्टिंग है या फिर उसका ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बीमारी तो नहीं है। ये बिगनिंग एक ट्यूमर की टाइप है, ये ख़तरनाक ट्यूमर तो नहीं है। तो किसकी बेस पर हम लोग जज करते हैं, हमारे पास मेडिकल के इमेजेस होते हैं, उनके बेस पर हम लोग इसको जज करते हैं। डिटेक्टिंग हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड की ट्रांसैक्शन, क्रेडिट कार्ड और फ्रॉडेंट वो जो धोखेबाज होते हैं, जो हम कहते हैं नेट के धोखेबाज, नेट वाले पे भी बड़े चोर बैठे हुए हैं जो आपके डाटा को चोरी कर लेते हैं। अक्सर वेबसाइट्स भी इस तरह की आपने नज़रों से गुजरी होनी है। तो किस तरह हमें पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड की ट्रांसैक्शन यहाँ से यहाँ तक किसी डाकू ने या मतलब किसी चोर ने कह सकते हैं फ्रॉडलेंट ने की है। तो वो सारी चीज़ें हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। ये हो गया जी सुपरवाइज्ड लर्निंग के हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे हैं। बेइंतहाशा एप्लीकेशंस हैं, अब सारों को तो मैं यहाँ पे नहीं थी लिख सकती, लेकिन चंद एक मैंने जो बहुत मशहूर हैं वो मैंने बस आपसे डिस्कस किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि जिप कोड की, आजकल जिप कोड जिस बंदे को तकलीफ़ होती है लिखते हुए नंबर लिखते हुए, वो जिप कोड को देखें और जाके जी ऑटोमेटिकली स्कैन कर ले। इसके बाद मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सिर्फ ट्यूमर के ऊपर नहीं काम हुआ, और भी बहुत सारी मेडिकल्स की डिसीज़ के ऊपर काम हुआ है कि आप इमेजेस को देखकर बताएं कि ये बंदे की बीमारी कहाँ तक फैल गई हुई है, कितनी इसको तकलीफ़ है, और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह व किस बेसिस के ऊपर स्टार्ट होनी चाहिए, और कौन से ड्रग्स मेडिकल फील्ड में इसको देने स्टार्ट करने चाहिए। क्योंकि जब ट्यूमर की स्टेज बिगनिंग होती है तो हमें पता है कि उसको नॉर्मली ड्रग्स से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अगर तेज़ हो जाए तो फिर उसको ज़्यादा वाले स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिए जाते हैं। तो उन ड्रग्स की मिकदार को देखना और वो सारे
किससे की बेस पे हम जज करते हैं, जो पास्ट के ट्यूमर्स की रिपोर्ट्स होंगी, इमेजेस होंगी, उसकी बेस पे। इसके बाद है कि नेट के ऊपर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो उनको जज करना, क्रेडिट कार्ड चोरों के हाथों से बचाना, ट्रांसैक्शंस को कंट्रोल करना, और कैसे पता चलता है कि ये ट्रांसैक्शन यहाँ से यहाँ तक हुई है और इस टाइमिंग में हुई है, वो सारे के सारे हैं हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ये आ जाते हैं एग्जांपल्स। होप्स हो कि आप लोगों को सुपरवाइज लर्निंग का थोड़ा आइडिया हो गया होगा और पता भी चल गया होगा कि हम लोगों की किन किन एप्लीकेशंस में सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलने से पहले डाटा को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।